इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पार्डनिंग पावर एंड द डिस्क्रिशनरी पावर कंपैरिजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हैं रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टॉपिक, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। एंड अगर आपको सिर्फ इन 3 टॉपिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग ही क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली वॉच दिस वीडियो एज वेल। तीनों टॉपिक्स को कवर करने के बाद वी विल बी कवरिंग रिमेनिंग पीवाईक्यूज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टॉपिक। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। देखो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर को अंडर आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गिवन है। देखो, ऑर्डिनेंस होता क्या है? ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ और लेजिस्लेशन। तो अब बात आती है कि भाई प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ये दोनों तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो इनको लॉ मेकिंग पावर क्यों गिवन है? ऑब्वियसली बिकॉज दैट इज वायलेटिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स ना। बट दैट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज गिवन टू द एग्जीक्यूटिव to fill the legislative gap or to tackle the unforeseen or urgent matters like कुछ unforeseen emergencies आ गई such as COVID-19। तो उस सिचुएशन में मान लो लेजिस्लेचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट तो 365 डेज नहीं बैठती है, जस्ट सिट्स फॉर 3 सेशंस, एवरेज निकालें तो अराउंड 80 डेज पर ईयर। तो उस कंडीशन में जब कोई अनफोर्सिन मैटर्स आएंगे तो उनको कैसे टैकल किया जाएगा? दैट विल बी टैकल बाय ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल रेस्पेक्टिवली। अब देखो, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कभी भी इशू कर सकते हैं। क्या कंडीशंस होनी चाहिए ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए? पहली बात तो प्रेसिडेंट मस्ट सेटिस्फाई दैट एन अनफोर्सिन और अर्जेंट मैटर हैज अराइज्ड एंड दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। ठीक है, तो ये इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी वाली जो सिचुएशन है दैट शुड बी सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द प्रेसिडेंट इन द यूनियन एट द एंड ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट। अब इसके अलावा ये कोई पैरेलल पावर नहीं है लेजिस्लेचर की। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज सेशन में और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट तभी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं चाहे तो कितनी भी अर्जेंट सिचुएशन हो, व्हेन ईदर और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन द सेशन। बिकॉज ईदर वाली कंडीशन क्यों है? क्योंकि किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए, लॉ बनने के लिए दोनों हाउसेज से पास करवाना जरूरी होता है। So it is required that either or both houses of the parliament are not in session to promulgate the ordinance। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, it is not a parallel power of legislation but it is co-extensive टू द लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑर्डिनेंस उन सारे मैटर्स पे इश्यू किया जा सकता है जिन मैटर्स के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो इन कंकरेंट और यूनियन लिस्ट के टॉपिक्स पे ऑर्डिनेंस भी इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। मान लो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, तो उसके बाद ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक सरवाइव करेगा? क्या मैक्सिमम लाइफ होगी ऑर्डिनेंस की? पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि देखो, पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है, ऑर्डिनेंस आ गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट रीअसेंबल नहीं होगी। तो जैसे ही पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है तो विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली पार्लियामेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को कंसिडर करेगी, अगर उनको सही लग रहा है कि इस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाया जा सकता है तो एक्ट बनाया जाएगा, या फिर पार्लियामेंट उसको डिसकंटिन्यूएशन का रिजोल्यूशन पास कर देगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस को एक्ट भी बना सकती है और डिसकंटिन्यूएशन का भी रिजोल्यूशन पास कर सकती है, या फिर अगर 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली के विद इन एक्शन नहीं लिया गया तो ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो मैक्सिमम लाइफ क्या हो गई ऑर्डिनेंस की? 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। क्यों? क्योंकि देखो, मैक्सिमम 2 सेशंस के बीच में कितना गैप होता है पार्लियामेंट के? 6 मंथ्स। तो मान लो पार्लियामेंट 6 मंथ्स के बाद रीअसेंबल हुई, 6 मंथ्स ये टाइम हो गया, और 6 मंथ्स के बाद जब रीअसेंबल हुई तो कितने टाइम के विद इन एक्शन लेना है? विद इन 6 वीक्स ऑफ द रीअसेंबली। तो कह सकते हैं कि एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ हो सकती है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। क्या प्रेसिडेंट विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को? यस, प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ एनी टाइम विद द कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। ओके, ये सारी चीजें जो पॉइंट्स प्रेसिडेंट के लिए यूनियन लेवल पे और पार्लियामेंट लेवल पे डिस्कस हुए हैं, द सेम थिंग्स अप्लाई फॉर द गवर्नर एज वेल एट द स्टेट लेवल फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि ये आर्टिकल नंबर्स याद होने चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर अंडर आर्टिकल 123 है, गवर्नर के लिए अंडर आर्टिकल 213। बिकॉज डायरेक्टली यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एटसेट्रा, जो भी ये आगे की स्टेटमेंट थी, बट यहाँ पे मेन फोकस है ऑर्डिनेंस पे। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है प्रेसिडेंट के लिए ऑर्डिनेंस को असेंट देने के लिए? आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब एक चीज जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में वेरी करती है, वो क्या है? ये तो डेफिनेट है कि प्रेसिडेंट
एंड गवर्नर दोनों को ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए किसकी एडवाइस पे काम करना पड़ता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ता है। ठीक है, कह सकते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, बट उसके अलावा प्रेसिडेंट को किसी से कोई इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नर के केस में क्या होता है, गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, बट उसके अलावा गवर्नर को प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है 3 स्पेसिफिक केसेस में। ये 3 स्पेसिफिक केसेस जो गिवन है, तो इन तीनों का क्रक्स यही निकलता है कि अगर मान लो उस ऑर्डिनेंस की जगह कोई बिल होता तो क्या उस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट रिक्वायर्ड थी, तो अगर थी तो उस कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डिनेंस भी आया है उसके लिए भी प्रेसिडेंट की एसेंट की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे मान लो हाई कोर्ट की पावर्स को चेंज करने से रिलेटेड कोई ऑर्डिनेंस अगर लाया गया है तो ऑब्वियसली उसको पहले प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर। ओके, एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ सेफगार्ड्स तो ये हैं जो अभी हमने डिस्कस किए कि अप्रूवल टाइम, मैक्स लाइफ क्या हो सकती है एक्सेट्रा, और ट्रिगर कंडीशन। उसके अलावा कुछ जुडिशियल सेफगार्ड्स भी हैं, मतलब जुडिशियरी ने भी कुछ जजमेंट्स दी हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मिसयूज ना हो। तो उस मिसयूज को अवॉइड करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव की ओवररीच को अवॉइड करने के लिए कुछ लैंडमार्क केसेस हैं। नंबर 1, आरसी कूपर केस। आरसी कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है ना, प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन टू टेक इमीडिएट एक्शन वाई ऑर्डिनेंस, ये चैलेंज किया जा सकता है बेस्ड ऑन अ मैलाफाइड और बैड इंटेंशंस टू बाईपास द लेजिस्लेचर। तो ऐसा तो नहीं है कि लेजिस्लेचर को जस्ट बाईपास करना था इसलिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। मींस ऐसा भी हो सकता है ना कई बार कि जैसे मान लो प्रेसिडेंट ने इंटेंशनली किसी हाउस को प्रोरोग कर दिया और उसके बाद ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, तो वहां पे ये इंटेंशनली ये माना जा सकता है कि भाई आपने लेजिस्लेचर को बाईपास करने की वजह से पहले हाउस को आपने प्रोरोग किया और उसके बाद ऑर्डिनेंस लेके आए। तो वे कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज एप्लीकेबल फॉर द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। देन नेक्स्ट केस कम्स द डीसी वाधवा केस। डीसी वाधवा केस बोलता है कि जो रीप्रोमुलगेशन है ना वो नहीं किया जा सकता अगेन एंड अगेन। अगर प्रेसिडेंट रीप्रोमुलगेट कर रहे हैं ऑर्डिनेंस को अगेन एंड अगेन तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन थर्ड केस है कृष्ण कुमार केस। कृष्ण कुमार सिंह केस है, इसमें भी ये रीअफर्म किया गया था कि दिस ऑर्डिनेंस इज जस्ट ए टेम्परेरी मींस और टेम्परेरी लॉ। ये एक टेम्परेरी मेजर है और इट डज नॉट क्रिएट परमानेंट राइट्स वंस इट लैप्सेस। जैसे मान लो कोई एक्ट था, किसी एक्ट की वजह से कुछ इंडिविजुअल राइट्स मिल रहे थे, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा बोला गया कि सबको एक एक प्लॉट मिलेगा, तो वो एक्ट की वजह से जो प्लॉट्स मिले हैं वो तो फिर परमानेंटली आपके पास रहेंगे। बट मान लो ऑर्डिनेंस इशू करके अगर गवर्नमेंट बोल देती है कि भाई आपको ये प्लॉट्स मिलेंगे, फिर वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, तो इसका मतलब वो प्लॉट्स आपके पास परमानेंटली नहीं रहने वाले हैं। तो इस तरह से इसको समझ लो कि ऑर्डिनेंस की वजह से जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई थी दैट आर नॉट परमानेंट राइट्स वंस इट लैप्सेस। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डिनेंस से रिलेटेड आपको 3-4 चेक पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं। देखो, ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, क्योंकि ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट्री लॉ के इक्विवेलेंट मानना है हमेशा। तो जब कोई पार्लियामेंट्री लॉ रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, बैक डेट से इशू हो सकता है, तो ऑर्डिनेंस भी बैक डेट से इशू हो सकता है। गॉट इट? देन फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज किया जा सकता है कि नहीं? आंसर इज नो। मींस ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल लॉ होता है वो भी फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकता। वी ऑल नो, जो फंडामेंटल राइट्स में अगर कुछ चेंज करना होता है पार्लियामेंट को, तो क्या लेके आना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बिना फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है ना वो कॉन्स्टिट्यूट पावर के इक्विवेलेंट नहीं है। जो ऑर्डिनेंस है वो एक लॉ को मिमिक कर सकता है। ऑर्डिनेंस लॉ आर सिमिलर थिंग्स। जो लॉ कर सकता है वो ऑर्डिनेंस भी कर सकता है, बट इट कैन नेवर मिमिक ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए ये आर्टिकल 13 में जो डेफिनेशन ऑफ लॉ है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे जो डेफिनेशन है आर्टिकल 13 के अंडर लॉ की, उसमें क्या लिखा हुआ है कि लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब कितनी सारी चीजें हैं, इवन नोटिफिकेशंस और रेगुलेशंस को भी लॉ की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। इन शॉर्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर आर्टिकल 13 लॉ के डेफिनेशन में कौन कौन से मैटर्स कवर होते हैं, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट आ लॉ। और फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है तो क्या फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अब्रिज किया जा सकता है? आंसर इज यस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन abridge the fundamental rights, but it cannot violate the basic structure as mentioned in the Kesav Nand Bharti case.
ठीक है। 2025 का क्वेश्चन यही है कि ऑर्डिनेंस के कोरस्पॉन्डिंग क्या कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। अब पार्लियामेंट का लॉ है मान लो, तो वो पुराने किसी लॉ को अमेंड कर सकता है क्या? ऑब्वियसली कर सकता है। जैसे जब भी किसी भी लॉ में अमेंडमेंट्स होती हैं तो वो क्या है, वो एक तरह से कह सकते हैं ना कि जो एक पर्टिकुलर सेंट्रल एक्ट था और उसको अमेंड किया गया। तो जब पार्लियामेंट अपने पावर्स का यूज करके किसी लॉ को अमेंड कर सकती है तो ऑर्डिनेंस भी अमेंड कर सकता है एनी सेंट्रल एक्ट। लेकिन एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं कर सकता, ये मैंने अभी बता दिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। ठीक है। अब ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द बैक डेट। यस, आई ऑलरेडी टोल्ड कि यस इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज, तो इलिमिनेशन से भी आंसर आ रहा है सी, 1 and 3। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि जो पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर है, बिकॉज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। क्यों? क्योंकि जैसे जुडिशरी में क्या होता है, लोअर कोर्ट से अपील्स हाई कोर्ट्स में जाती हैं, हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। पार्डनिंग पावर जब प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट से अपील लेके प्रेसिडेंट के पास जा रहे हो। मींस प्रेसिडेंट डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ जुडिशरी है। आप जुडिशरी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप एग्जीक्यूटिव के पास जा रहे हो, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। उस कंडीशन में ये पार्डनिंग पावर है एक तरह से टूल ऑफ मर्सी कंसिडर किया जाता है टू करेक्ट एनी काइंड ऑफ जुडिशियल एरर्स। क्योंकि जुडिशरी में भी ह्यूमन बींग्स है, तो कोई भी ह्यूमन एरर हुई हो तो उस चीज के अगेंस्ट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए और एनी काइंड ऑफ रॉन्ग कन्विक्शंस को अंडू करने के लिए पार्डनिंग पावर प्रोवाइड की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। अनदर पॉइंट इज कि पार्डनिंग पावर का जो एग्जिस्टेंस है उसकी एक वजह ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी है। मींस टू शो मर्सी इफ कन्विक्ट इज टर्मिनली इल, प्रेग्नेंट और हैज शोन एक्सट्रीम रिफॉर्म। मान लो कि किसी को एक बहुत ही एक्सट्रीम काइंड ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी है तो उसके केस में मर्सी शो करने के लिए पार्डनिंग पावर एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अब ये पार्डनिंग पावर है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है और ये एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। और अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री बेसिकली प्रेसिडेंट की हेल्प करती है टू एक्सरसाइज दिस पार्डनिंग पावर। तो होम मिनिस्ट्री का डिसीजन होता है विद रिस्पेक्ट टू पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट के सिर्फ साइन होते हैं। अब ये जो पार्डनिंग पावर है इसको क्या चैलेंज किया जा सकता है? आंसर इज यस। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है फॉर द प्रेसिडेंट डिसीजंस इन केस ऑफ पार्डनिंग टू इंश्योर कि प्रेसिडेंट ने जो पार्डनिंग डिसीजन लिया वो आर्बिट्रेरी तो नहीं था, इरेशनल तो नहीं था, मेलाफाइड और बैड इंटेंशंस के साथ तो नहीं था, डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं था। मींस ऐसा तो नहीं था कि पॉलिटिकल, रिलीजियस या फिर कास्ट क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लिया गया था। तो इन सब ग्राउंड्स पे लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो पार्डनिंग पावर है वो इंडिया के साथ साथ यूएसए और ब्रिटेन में भी अवेलेबल है। ऑर्डिनेंस की पावर यूएसए एंड यूके में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो पार्डनिंग पावर है दैट इज अवेलेबल इन यूएस एज वेल एज द ब्रिटेन। और इवन इंडिया और यूएसए ने दोनों ने ही ब्रिटेन से बोरो की है ये पार्डनिंग पावर। ब्रिटेन में जो रॉयल प्रीरोगेटिव ऑफ मर्सी था वहीं से प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आती है इंडिया एंड यूएसए में। लेकिन यूएसए में कुछ डिफरेंस है। यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पर्सनल डिस्क्रेशन में काम करते हैं, ना कि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे। कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट की एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्डनिंग पावर, ना ही तो उनको किसी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की रिक्वायरमेंट होती है और कोर्ट्स भी रेयरली इंटरफेयर करते हैं प्रेसिडेंट के डिसीजन पे। तो मतलब यूएसए में एक तरह से जुडिशियल रिव्यू का स्कोप नहीं है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर। ठीक है। अब देखो स्कोप क्या है इस पावर का विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। पहली बात तो आर्टिकल नंबर्स पता होने चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल नंबर 72 एंड गवर्नर के लिए आर्टिकल नंबर 161 विद रिस्पेक्ट टू द पार्डनिंग पावर। अब स्कोप क्या है प्रेसिडेंट के लिए एंड गवर्नर के लिए? देखो प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर को यूज करेंगे जब पनिशमेंट था वो ड्यू टू वायलेशन ऑफ यूनियन लॉज था। गवर्नर यूज करेंगे जब जो पनिशमेंट था इंडिविजुअल को वो ड्यू टू वायलेशन ऑफ स्टेट लॉज था। 1 पॉइंट क्लियर। देन सेकंड है कि प्रेसिडेंट के पास डेथ सेंटेंस के केस में वाइड पार्डनिंग ऑप्शंस होते हैं, लेकिन गवर्नर के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। मींस डेथ सेंटेंस के केस में प्रेसिडेंट उसको पार्डन भी कर सकते हैं, रिप्रीव भी कर सकते हैं, रिस्पाइट, रेमिट और कम्यूट। ये 5 मर्सी टूल्स हैं, इनको हम एक बार समझेंगे। बट अभी ये देखो कि प्रेसिडेंट को डेथ सेंटेंस के केस में पार्डन की पावर अवेलेबल है, लेकिन गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते डेथ सेंटेंस को। वो सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं और कम्यूट कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स का मतलब क्या है वो वी विल अंडरस्टैंड। देन प्रेसिडेंट के पास एक और एक्सेप्शनल पावर है मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड। जो भी कोर्ट मार्शल्स के डिसीजंस होते हैं उनके अगेंस्ट सिर्फ
प्रेसिडेंट ही पार्डन पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, गवर्नर को कोर्ट मार्शल्स के केस में कोई पावर नहीं है। ठीक है, अब ये 5 जो मर्सी टूल्स हैं उनको वन बाय वन समझते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये डेफिनेशंस आ सकती हैं और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। देखो, पार्डन जो टूल है उसका क्या मतलब, पार्डन का मतलब है टू फॉरगिव और टोटल रीसेट। मीन्स आपकी सेंटेंस को और कन्विक्शन को दोनों को रिमूव कर दिया जाएगा, आप टोटली इनोसेंट हो लीगल टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है कि जब भी किसी को पनिशमेंट मिलती है तो पनिशमेंट में क्या होता है, पहले तो कन्विक्शन होती है कि आप दोषी हो, ये कंफर्म करना। दूसरा होता है सेंटेंस, कि आपको क्या सेंटेंस मिलेगी, लाइक लाइफ टर्म है या फिर जेल टर्म है या फिर डेथ पेनल्टी है, तो ये सेंटेंस हो गई। अब किसी को पार्डन करने का मतलब है कि इन दोनों चीजों को वेनिश कर देना, कि ना ही तो आप दोषी हो ना ही आपके ऊपर कोई सेंटेंस, कोई भी सजा अप्लाई होगी। आप एक तरह से कंप्लीटली इनोसेंट हो, क्लीन चिट मिल गई एक तरह से। ठीक है, तो पार्डन का ये मतलब है। कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, कम्यूटेशन का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन और स्वैपिंग ए हैवी पनिशमेंट विद द लाइटर वन। ऐसे समझो, कम्यूट करके मान लो आपको डेथ सेंटेंस मिली हुई थी और डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। विजुअली इसको समझें, मान लो ये एक इंडिविजुअल है, उनको डेथ सेंटेंस मिलने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि कम्यूट कर दी गई प्रेसिडेंट के द्वारा उनकी सेंटेंस को। तो क्या किया जाएगा, उनको अभी कम्यूट करवाया जाएगा, उनको बस में बिठा के प्रिजन में लेके जाया जाएगा कि भाई आपकी डेथ सेंटेंस को हमने स्वैप कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है लाइफ सेंटेंस से। ठीक है, तो कम्यूटेशन ऐसे ध्यान रहेगा। देन रेमिशन, रेमिशन का मतलब है रेमिट, रेमिट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस और शॉर्ट कर देना किसी चीज को। तो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग द टाइप, को टाइम चेंज हो रहा है, टाइप चेंज नहीं हो रही। मींस आपको अगर जेल टर्म है तो वो जेल टर्म मान लो 5 इयर्स की थी तो उसको रेमिट करके 2 इयर्स कर दिया। गॉट इट। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है एक स्पेशल रिलीफ। इसको ऐसे समझो, रिस्पाइट, ये जो वर्ड है इसमें जो पाइट है उसको पीटी से समझो कि पीटी, ड्यू टू पीटी ऑन समवन, उनको लेसर सेंटेंस दे दी जाएगी बिकॉज ऑफ स्पेशल फैक्ट्स, लाइक केस ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकता है, एटसेट्रा। तो रिस्पाइट में पीटी से ध्यान रहेगा। एंड पीटी जनरली क्यों की जाती है, ड्यू टू सम स्पेशल रीजंस लाइक प्रेगनेंसी और पर्सनल डिसेबिलिटी इन द रीजन। रिप्रीव, रिप्रीव का क्या मतलब है, रिप्रीव का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे। इसमें भी वर्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे ईव है तो ये समझो कि मान लो किसी इंडिविजुअल को डेथ सेंटेंस थी, लेकिन वो इवनिंग में जाके सुप्रीम कोर्ट के गेट पे नॉक कर रहे हैं कि मेरे को एक ऑप्शन दिया जाए, डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं की जाए, आई वॉन्ट टू सीक अ पार्डन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि ठीक है, वी आर टेम्परेरीली स्टेइंग योर एग्जीक्यूशन एंड टुमारो यू कैन सीक पार्डन। तो एक तरह से उनका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, उनको उनकी एग्जीक्यूशन पे टेम्परेरी स्टे लग गया। नाउ दैट इंडिविजुअल हैव अ ऑप्शन टू सीक पार्डन। ठीक है, अब देखो 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। पार्डनिंग पावर पे इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2025 में आया है और दोबारा से रिपीट हो सकता है इन फॉर्म ऑफ टफर वर्जन। दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। यस, अभी हमने बात करी थी कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्बिट्रेरी, इरेशनल, मैलिफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी। देन सेकंड स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज प्रेसिडेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकते विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट थी। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। जो कहर सिंह केस था उसमें एक तरह से बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मेरिट्स ऑफ द प्रेसिडेंट डिसीजन है ना, उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मतलब ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि प्रेसिडेंट का डिसीजन गलत है या सही है, लेकिन क्या मैनर में ये डिसीजन पहुंचा है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। मतलब लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है। और वैसे भी फॉर फ्यूचर आई एम टेलिंग यू, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है नहीं है इस चीज पे उस चीज पे, मैक्सिमम केसेस में जुडिशियल रिव्यू विल बी देयर, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो है ना उसके हिसाब से हमारे इंडियन सिस्टम में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और कह सकते हैं केशवानंद भारती केस के बाद जुडिशियल रिव्यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग का अवेलेबल है। अब एक और केस था मरूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बात बोली थी कि ये जो डिसीजन है ना प्रेसिडेंट का, ये कोई प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन नहीं है, ये एक्सरसाइज होता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो अंडर आर्टिकल 74 भी हम बार बार पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगेन प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर के केस में जस्ट अपना
सिग्नेचर यूज करते हैं, इसके पीछे की जो सारी एक्सरसाइज है वो होम मिनिस्ट्री परफॉर्म करती है। ठीक है, सो क्लियर? ओके, लेट्स रैप अप दिस प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर टॉपिक विद द डिस्कशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स। देखो, डिस्क्रिशन का मतलब समझो। डिस्क्रिशन मींस एक्टिंग ऑन इट्स ओन। जनरली हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर मोस्ट ऑफ द टाइम्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम कर रहे होते हैं। बट डिस्क्रिशन में क्या होगा कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना भी काम कर सकते हैं। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स दी क्यों गई हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को? टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस और सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हो सकते हैं जब प्रेसिडेंट और गवर्नर को स्टेप इन करना पड़ सकता है टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, पहला सिनेरियो है, प्रेसिडेंट के लिए बात करते हैं कि जनरल इलेक्शंस हुए यूनियन लेवल पे और इलेक्शंस में किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, नो वन वन विद द क्लियर मेजोरिटी, तो गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा? उस सिनेरियो में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन होती है। प्रेसिडेंट अपनी सिचुएशनल डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करेंगे टू अपॉइंट एन इंडिविजुअल एज ए पीएम एंड देन ही विल आस्क दैट इंडिविजुअल टू प्रूव द मेजोरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। ऐसा ही सेम अप्लाई होता है स्टेट लेवल पे। देन सेकंड सिनेरियो है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन होती है टू डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास अब कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस में, तो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है टू डिसमिस द सीओएम। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी उन्होंने मेजोरिटी लूज कर दी, मींस उनके पास नंबर्स नहीं है। देखो, दोनों में डिफरेंस है। सेकंड सिनेरियो था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। थर्ड सिनेरियो है कि मेजोरिटी लूज कर दी है। इसका रीजन हो सकता है हॉर्स ट्रेडिंग, जैसे मेंबर्स क्या करते हैं, चेंजिंग पार्टीज। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि उनके पास मेजोरिटी नंबर्स नहीं बचे हों, तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिशन से। जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट वो लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम। लेकिन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने खुद अपनी मेजोरिटी लूज कर दी है, तो प्रेसिडेंट अपनी सिचुएशनल डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये चीजें रिपीट होती हैं एट द स्टेट लेवल भी फॉर द असेंबली एंड गवर्नर यूज द सिचुएशनल डिस्क्रिशन। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का मतलब है कि गवर्नर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मींस गवर्नर कैन एक्ट विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन ये इम्प्लिसिट है, मतलब एज पर द कन्वेंशंस और एज पर द प्रैक्टिस यूज की जा रही है। अदरवाइज इसको कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन गवर्नर की कुछ डिस्क्रिशंस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। अब देखो, सारा डिफरेंस क्रिएट होता है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163 की वर्डिंग से। आर्टिकल 163 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, और उसमें क्या बोला गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। ठीक है, except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। Means यहाँ पे explicitly discretionary powers exercise करने की बात करी गई है for the governor। Second clause even ये बोलती है आर्टिकल 163 की, गवर्नर का डिसीजन ही फाइनल होगा कि यहाँ पे उनको अपनी डिस्क्रेशन लगानी थी या नहीं लगानी थी। लेकिन आर्टिकल 74 के केस में कहीं पे डिस्क्रेशन का मेंशन नहीं है। साथ ही यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे सिर्फ इतनी बात करी गई थी कि प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीओएम हेडेड बाय द पीएम। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग्स है। लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने ये पार्ट भी ऐड कर दिया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने? 42nd ने। उसने क्या बोला कि हु शैल, मतलब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। मींस प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। विदाउट एड एंड एडवाइस वो फंक्शन ही नहीं कर सकते। अब देखो, गवर्नर के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने सिर्फ आर्टिकल 74 में चेंज किया है। आर्टिकल 163 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कोई चेंज नहीं किया। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक चीज देखो, जब 42nd ने बाउंड किया तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, उन्होंने एक और लाइन ऐड कर दी कि प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द सीओएम टू रिकंसिडर सच एडवाइस। कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट
रिटर्न कर सकते हैं वो जो एडवाइस है उसको रिकंसिडरेशन के लिए, कि दोबारा से एडवाइस को रिकंसिडर किया जाए। लेकिन फिर अगेन रिकंसिडरेशन के बाद जो एडवाइस आती है तो प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे ही करेंगे, मतलब सेकंड टाइम में तो बाउंड होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सेकंड क्लॉज है आर्टिकल 74 की, तो वो तो सिमिलर है गवर्नर के लिए भी, कि जो भी सीओएम की एडवाइस होती है प्रेसिडेंट को, उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को ऐसी क्यों एडवाइस दी थी, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसी डिफरेंस की वजह से ये है कि ओनली फॉर गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है। अब कौन कौन से सिचुएशंस में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करते हैं गवर्नर? रिजर्विंग ए बिल अंडर आर्टिकल 200। देखो हमने पीछे जब वीटो पावर्स पढ़ी थी तो उस कंडीशन में भी देखा था कि गवर्नर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो कुछ बिल्स को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कौन से बिल्स को रिजर्व करना है, कौन से बिल्स को नहीं करना। दो कुछ बिल्स के लिए उनको मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट की पावर्स से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में तो उनको मैंडेटरी प्रेसिडेंट के पास भेजना ही भेजना पड़ेगा। अदरवाइज उनके पास डिस्क्रिशन होती है, वो अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि कौन से बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजना है, कौन से को नहीं भेजना। सेकंड पॉइंट है रिकमेंडेशन ऑफ द आर्टिकल 356, मतलब जो स्टेट इमरजेंसी है या फिर प्रेसिडेंट रूल है उसकी रिकमेंडेशन गवर्नर करते हैं और वो भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। रिपोर्टिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड आउट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज बीन फेल्ड इन द स्टेट, तो आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दीजिए। तो ये वो अपनी डिस्क्रिप्शन में करते हैं। थर्ड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन टेरिटरीज। गवर्नर एक स्टेट के हेड होते हैं, लेकिन एज पर द नीड सेंटर क्या कर सकती है कि उनको एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी है। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब के गवर्नर है, वो तो बाय डिफॉल्ट चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते ही करते हैं। तो जब वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो अपनी डिस्क्रिशन में काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज। जैसे मान लो जो 6 शेड्यूल वाले स्टेट्स हैं, 6 शेड्यूल में जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज कौन कौन से स्टेट्स की बात होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन चारों स्टेट्स में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के कोरस्पॉन्डिंग गवर्नर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं। किन सिनेरियोज में? विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट पेएबल। वहां पे जैसे मिनरल एक्सप्लोरेशंस वगैरह से रिलेटेड कुछ रॉयल्टीज गवर्नमेंट के पास आती हैं, तो किस पोर्शन में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को वो रॉयल्टी जानी चाहिए उसका डिसीजन गवर्नर लेते हैं। फिफ्थ देखो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो प्रेसिडेंट समटाइम्स गवर्नर को डायरेक्ट करते हैं टू टेक सम स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर आर्टिकल्स 371 टू 371 जे। फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के कोरस्पॉन्डिंग कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं, तो उनमें कुछ डेवलपमेंट बोर्ड्स क्रिएट करने होते हैं, तो वहां पे गवर्नर को डिस्क्रिशन है। लॉ एंड ऑर्डर इन नागालैंड से रिलेटेड भी कुछ एरियाज में गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है। अब ये जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज करनी होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करनी होती है, बट फाइनल डिसीजन गवर्नर का ही होता है और कह सकते हैं कि अल्टीमेटली गवर्नर के पास डिस्क्रिशन होती है फिर भी। ठीक है, तो वी कैन से कि जो गवर्नर है उनके पास ड्यूअल रोल होता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन दी गई है उनको। एक तो वो हेड ऑफ द स्टेट काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, साथ ही एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको एक्सरसाइज करनी थी वो किसकी डायरेक्शंस पे करनी थी? एज पर डायरेक्शंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। तो इस वजह से ये डिफरेंस आता है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। तो ये ध्यान रखना है कि गवर्नर हैज ए ड्यूअल रोल। कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया है? ये कैनेडियन मॉडल है। अब देखो कुछ पीवाईक्यूज को देख लेते हैं। 2025 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्पेयर्स द गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट्स इन हिज हर ओन डायरेक्शंस। करेक्ट है, अभी देख लिया आर्टिकल 163। सेकंड बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन रिजर्व ए बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर। अभी हमने देखा कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशन होती है कि वो कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्नर को ऐसे बाईपास नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट सिर्फ तभी स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को कंसिडर कर सकते हैं जब गवर्नर ने उनको पास किया हो। ये हमने देखा ना कि गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 वो रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए कोई बिल, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट।
देन 2024 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स जब हम पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करते हैं ट्राइबल्स और ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पावर वाली टेबल आप जाके देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो गवर्नर नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं रिकॉग्नाइज। देन सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। करेक्ट है, क्योंकि देखो किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना कौन से क्राइटेरियाज पे डिक्लेयर किया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, ये सब क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं ना। तो हो सकता है एक पर्टिकुलर स्टेट में वो कम्युनिटी वेल ऑफ स्टेट में हो, उसकी सोशियो एजुकेशनल और इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर हो, अदर स्टेट में मे बी उनकी सिचुएशन सही ना हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी एक स्टेट में शेड्यूल ट्राइब है तो दूसरे में भी होगी। स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट आंसर इज बी। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करते हैं ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज को, तो ये कंसल्ट तो करते हैं गवर्नर से, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है ना, फाइनल नोटिफिकेशन, वो प्रेसिडेंट के द्वारा इश्यू किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कह सकते हैं कि ये जो डिक्लेरेशन है ये कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि गवर्नर। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे इनिशियली प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी लिस्ट, उसके बाद लिस्ट में जो भी चेंजेस होंगे ना वो कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो एक 2014 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रेशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। अभी हमने पढ़ा कि सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ऐसा पढ़ा था क्या, डिस्क्रेशन में नहीं था ना। वो सिचुएशनल डिस्क्रेशन में सीएम को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की जो बात आती है वो कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती गवर्नर की, वो सीएम की एडवाइस पे ही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही प्रेसिडेंट भी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो किसकी एडवाइस पे करते हैं, पीएम की एडवाइस पे। मतलब एक तरह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो पीएम की डिस्क्रेशन होती है, पीएम जिसको बोलेंगे उस हिसाब से प्रेसिडेंट साइन करते जाते हैं फाइल पे और मिनिस्टर्स अपॉइंट होते जाते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड है रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द, यस आर्टिकल 200 अभी देखा ही था, 200 एंड 201 भी कह सकता है। देन फोर्थ है मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखो जो आर्टिकल 166 के अकॉर्डिंग जो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस होता है ना, उसकी कोरस्पॉन्डिंग भी जो रूल मेकिंग है वो डिस्क्रेशनरी पावर नहीं होती, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज नॉट ए डिस्क्रेशनरी पावर। अब देखो आंसर क्या है यहाँ पे, करेक्ट क्या है, 1 एंड 3 बी ओनली। अब एक चीज देखनी थी कि यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था ना उसी से आंसर आ रहा था विद एलिमिनेशन, तो इसका मतलब एग्जामिनर का फोकस इस वाली लाइन पे ज्यादा था। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे कि जैसे पता होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने वाली पावर डिस्क्रेशनरी है या नॉन डिस्क्रेशनरी है, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉन डिस्क्रेशनरी पावर। 13 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। ये चीज हमने पहले पढ़ी थी कि गवर्नर को 2 और मोर स्टेट्स का गवर्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है। ओरिजिनली नहीं होता था, लेकिन जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद से ये प्रोविजन हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये चीज भी हमने पहले देख चुके हैं जुडिशियल पावर्स में कि जो हायर जुडिशरी के जजेस हैं, हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, उनका सबका अपॉइंटमेंट कौन करवाते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं उनका अपॉइंटमेंट। ठीक है, गवर्नर लोअर जुडिशरी के जो जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट। ये स्टेटमेंट सही है। ओके, हमने पीछे भी देखा था कि जो गवर्नर का जो टर्म होता है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होता है। आर्टिकल 156 के अकॉर्डिंग देयर इज ए टर्म ऑफ 5 years बट दैट इज नॉट फिक्स्ड, ही एक्ट्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जब मन करे प्रेसिडेंट का ही कैन रिमूव, और इवन उनको जस्टिफाई भी नहीं करना पड़ता कि वाई द गवर्नर वाज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। डी को भी पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी हमने देखा कि जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं सीएम को, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाए तब भी और अदरवाइज भी। लेकिन जब यूनियन टेरिटरीज की बात आती है तो यूनियन टेरिटरीज में और उन यूनियन टेरिटरीज में जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं लाइक दिल्ली, पौंडीचेरी और J&K, तो वहां पे क्या होगा कि जो सीएम होंगे वो सीएम लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, रेदर प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इन यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर लाइक दिल्ली, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो सीएम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द प्रेसिडेंट ओनली थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अल्टीमेटली उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां से और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मल्टीपल कंसेप्ट्स को चेक किया गया था इस वाले क्वेश्चन में, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी था, सब रॉन्ग है।
2002 का एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो ये पीछे अभी बताया था यहाँ पे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते थे प्रेसिडेंट। उससे पहले 42nd ने तो क्या कर दिया था, बाउंड कर दिया था, ठीक है। लेकिन 44th ने क्या किया, बाउंडेशन को हटा दिया। एटलीस्ट वन, हटाया नहीं बट एटलीस्ट वन टाइम वो रिटर्न कर सकते हैं और उसके बाद बाउंड, सेकंड टाइम भी अगर सेम एडवाइस दी जाती है या फिर डिफरेंट भी दी जाती है तो उनको एक्ट करना ही पड़ेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द COM, ठीक है। तो आंसर इज 44th। 2009 का क्वेश्चन है कि गवर्नर ऑफ पंजाब इज कंकरेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द चंडीगढ़। ये सही है, ठीक है। ये एक तरह से एक एक्स ऑफिशियो रूल है कि जैसे पंजाब के गवर्नर जो भी होंगे ना तो उनको चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, ठीक है। ये ओनली गवर्नर ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट 2 हेड्स वियर करते हैं, मतलब एक तो गवर्नर ऑफ द पंजाब एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द चंडीगढ़। बाकी अभी पीछे हमने देखा था कि एडजॉइनिंग जो यूटीज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर को दिया जा सकता है बट डिफॉल्ट नहीं है। वो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में मान लो एक यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर ने रिजाइन कर दिया या समथिंग ऐसा हुआ तो प्रेसिडेंट किसी भी गवर्नर को उस यूटी का हैंडओवर दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का, बट डिफॉल्ट केस सिर्फ पंजाब और चंडीगढ़ का ही है, ठीक है। गवर्नर ऑफ केरला इज कंकरेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, ऐसा नहीं है। मतलब ये ना सोचना कि भाई हाँ यहाँ पे केरला है और यहाँ लक्षद्वीप है तो ये एडमिनिस्ट्रेट करते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखो एक और पुराना क्वेश्चन है 1995 का, ये अभी हमने देख ही लिया। 156 आर्टिकल प्रोवाइड दैट द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। इससे क्या डिड्यूस हो रहा है, मतलब इस वाली बात से आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। ऐसा तो नहीं है, मतलब आर्टिकल 156 ये बोलता है कि 5 year टर्म होगा, बट ऐसा तो नहीं है कि उनको पहले नहीं रिमूव किया जा सकता। रिमूव किया जा सकता है ना, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होती है, अभी पीछे मैंने बताया था। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 5 years। ये भी गलत है। पीछे भी मैंने बताया था जब कंडीशंस ऑफ ऑफिस की बात हो रही थी कि गवर्नर कंटिन्यू कर सकते हैं 5 years के बियॉन्ड अगर उनका सक्सेसर अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो ऑफिस को वैकेंट रखने की बजाय जो इनकम्बेंट गवर्नर है उन्हीं को बियॉन्ड 5 years कुछ टाइम के लिए अलाउ किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी, नीदर 1 nor 2। तो फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टॉपिक। आई होप आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ मीन्स मैक्सिमम थिंग्स। अगर कुछ 1-2 पॉइंट्स बचे हों तो आप बुक से जाके प्रेसिडेंट और गवर्नर का चैप्टर एक बार गो थ्रो कर सकते हैं, एंड आई थिंक करना भी चाहिए टू एंश्योर यू नो द टॉपिक थोरोली। सो होप दिस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के जो 3 वीडियोस थे वो आपके लिए हेल्पफुल रहे हों, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल थी तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियोस विद द fellow aspirants as well. If you help others, God will help you. Always remember this.